द विजन के यूट्यूब चैनल पे आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग NCERTs कैसे पढ़ें, जिस पर कि आप लगातार कमेंट्स करते आ रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट्स को जानने की इच्छा थी कि NCERTs कैसे पढ़ें, तो इसीलिए हम इसी वीडियो सेशन को आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। NCERTs कैसे पढ़ें, ये लगभग हर एक UPSC या स्टेट PCS के एस्पिरेंट की प्रारंभिक जो समय है जब वो तैयारी शुरू करते हैं, तो ये प्रश्न हमेशा उठता है कि NCERTs को किस तरीके से प्रिपेयर करें। तो आज हम NCERT के इफ़ेक्टिव तरीके से रीडिंग और उसको अपने अंदर आत्मसात किस तरीके से करें, उस पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो NCERTs जो बुक्स हैं, जैसा कि आप जानते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 6 क्लास से लेकर के 12th क्लास तक की NCERTs रेकमेंडेड होती हैं UPSC या स्टेट सिविल सर्विस की तैयारी के लिए। तो NCERTs के बारे में एक जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है वो ये है कि सेम बुक्स 6 to 12th में जो NCERTs होती हैं, 6 to 12 में वही किताबें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी चलाई जाती हैं, या ऐसा कहिए कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी उन्हीं NCERTs से सवाल पूछे जाते हैं। ऐसे में इसके इम्पोर्टेंस को लेकर के आपके मन में कोई डाउट या संदेह तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या डिफरेंस होना चाहिए और क्या डिफरेंट अप्रोच हो, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि आप जब 6, 7, 8 या 9, 10 जिस भी क्लास में पढ़ रहे होंगे, उस समय जो भी अप्रोच रहा होगा आपका NCERTs को लेकर के, उसके मुकाबले अभी जो कॉम्पिटिटिव लेवल है, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, UPSC की कर रहे हो, स्टेट सिविल सर्विस की कर रही हो या कर रहे हो, तो उसमें अप्रोच अलग होगा। देखिए, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि आपका पर्पस क्या है, NCERT बुक्स को पढ़ने का पर्पस क्या है। तो एक बार आपने पर्पस क्लियर कर लिया, या तो स्टेट सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो, स्टेट सिविल सर्विस, या फिर UPSC की तैयारी कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले ये पर्पस फाइंड आउट करना है। पर्पस फाइंड आउट करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले NCERT बुक्स लेकर के उनके कंटेंट्स में जाना है। कंटेंट्स यानी कि विषय सूची। विषय सूची में जाने के बाद आप उसको एक बार ध्यान से पढ़ेंगे, और ध्यान से पढ़ने के बाद अपना जो सिलेबस है, जैसे UPSC का सिलेबस या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का सिलेबस, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि UPPSC इसका सिलेबस आपने ले लिया और आप इसको टैली कराएंगे NCERT के जिस भी बुक को आप पढ़ना चाह रहे हैं उससे। तो जब NCERT के बुक के कंटेंट से आप टैली कराएंगे तो बहुत सारे टॉपिक्स आपको वहाँ से मिल जाएंगे जो इस सिविल सर्विस के सिलेबस में भी है और इस बुक के कंटेंट में भी है। तो आपको एक मोटा अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं जो NCERT बुक्स पढ़ रहा हूँ, इससे निश्चित तौर पे सवाल पूछे जा चुके हैं या फिर पूछने की संभावना है। तो इस तरीके की चीज़ें आपको कुछ समझ में आने लगेंगी। इसके बाद देखिए कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन बैंक मार्केट में अवेलेबल होता है। तो जब भी आप NCERT बुक्स को पढ़ें, कैसे पढ़ें, तो सबसे पहले तो फास्ट रीडिंग, पहली बार जब भी पढ़ें तो फास्ट एकदम जल्दी करके उसको पढ़ लें। देन स्लो सेकंड रीडिंग, सेकंड टाइम पे आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद मल्टीपल रिवीजन करना है आपको। इससे पहले इस वाले पॉइंट पे वापस आते हैं कि जब आप एक बार पढ़ते हैं फास्ट रीडिंग, इसके साथ में आपको क्वेश्चन बैंक ज़रूर से देखना है। आपको ये ध्यान में रखना है कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस आप इस NCERT के बुक्स को पढ़ते हुए आप आंसर कर सकते हो। देखिए, प्रीलिम्स जब एग्ज़ाम में आप बैठते हो तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव नेचर का होता है, जिसमें ऑप्शंस दिए रहते हैं और आपको सीधे आंसर देने होते हैं। ये बहुत कुछ बच्चों को आसान लगेगा कि आपने क्वेश्चन देखा और जो भी आपने पढ़ाई करा है उसके हिसाब से आप अपना ऑप्शन एक चूज़ करके आंसर कर दें। लेकिन बच्चों, जब मेंस लिखने की बात आती है तो मेंस लिखते समय में आपको कंटेंट का गहराई से कंटेंट की समझ होनी चाहिए, और समझ इस तरह होनी चाहिए कि चूँकि वहाँ पे ऑप्शन नहीं है, बल्कि आपको उन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हुए उसको आंसर देना है विद इन प्रेस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट। जैसे 200 शब्दों में आपको आंसर देना है, तो इस तरीके से आपको वो लिखना है। तो क्या होता है कि आपको जैसे वनडे एग्ज़ाम्स में क्या है कि वनडे एग्ज़ाम्स में आपको
ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऑब्जेक्टिव नेचर के होते हैं, और ऑब्जेक्टिव नेचर के क्वेश्चंस में आपको ऑप्शंस दिए रहते हैं, आपको वो कर लेना है। लेकिन जब हम सिविल सर्विसेज की या इस तरीके की किसी और बड़े एग्ज़ाम की या नॉन वनडे एग्ज़ाम की बात करते हैं जिसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू सम्मिलित हो, तो इसमें आपको लिखना होता है, और लिखने के लिए आपको शब्दों का चयन सटीक आना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीपल रिविजन्स करने पड़ेंगे, और रिवीजन भी किन टॉपिक्स का करना होगा, तो क्वेश्चन बैंक के हिसाब से जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं पहले तो उनको तैयार कर ले, और उसके अलावा जो प्रश्न अब तक आपको लगता है कि पूछे जाने की संभावना है या उन पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे जाने की संभावना है, तो आप वहाँ से तैयार करेंगे और उसको मल्टीपल रिवीजन देंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है मैं बताना चाहूँगा कि कनेक्टिविटी। देखिए, जब भी हम कोई बुक पढ़ते हैं, सपोज़ एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ज्योग्राफी में आपने इंडिया का मैप देखा होगा। अब इंडिया के मैप में 1498, आप याद करिए 1498 ईस्वी में ये कालीकट के पास जो पुर्तगाल निवासी वास्को डिगामा है ना, भारत के लिए समुद्री रास्ते की खोज करते हैं। तो जब भारत के लिए समुद्री रास्ते की खोज करते हैं और कालीकट में सबसे पहले वो भारत में प्रवेश करते हैं, उस समय में जो इंडिया का मैप है उसके बारे में अध्ययन करना होगा, और आपको ये पता चलेगा कि इंडिया के मैप में कालीकट किस जगह पे है। तो ये इसका ज्ञान आपको होगा ज्योग्राफी से। लेकिन जो मैं अभी कंटेंट बता रहा हूँ कि वास्को डिगामा 1498 में भारत आए, तो वो जो है वो हिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। और यहाँ से आगे चल करके पुर्तगालियों ने किस प्रकार प्रशासन किया और किस प्रकार के नियम कानून बनाए, बाद में अंग्रेज़ों का युद्ध कैसे हुआ उनके साथ, फिर अंग्रेज़ों ने आगे चलकर नियम कानून कैसे बनाए, और जैसे 1935 में जो भारत शासन अधिनियम था उसी को आगे लेकर के भारत का संविधान है ना, किसी तरह मतलब भारत के संविधान में 1935 के शासन अधिनियम के बहुत सारे नियम कानून जोड़े गए। तो इस तरीके से जब ये चीज़ें पढ़ेंगे तो ये पॉलिटी का पार्ट हो गया। तो यहाँ पे ज्योग्राफी से स्टार्ट करते हुए हिस्ट्री और देन पॉलिटी, और पॉलिटी के साथ इकोनॉमी। तो इस तरीके से आपको कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी। आप जब तक कनेक्टिविटी या कनेक्शन नहीं ढूंढेंगे तो तब तक आप एनसीईआरटीज़ या किसी भी तरह के किताबों को आत्मसात नहीं कर पाएंगे। इसलिए, लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखना है कि ये कनेक्टिविटी वाली जो बात है ये अंत में आती है। ऐसा नहीं कि आप शुरू से ही कनेक्शन बनाने लग जाएं, पूछने लग जाएं कि ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ। आपको पहले में फास्ट रीडिंग देना है, फर्स्ट रीडिंग, देन स्लो सेकंड रीडिंग, उसके बाद मल्टीपल रिवीजन विथ क्वेश्चन बैंक एंड देन कनेक्टिविटी। और इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है नोट्स। आपको एनसीईआरटीज़ पढ़ते हुए उनके नोट्स मेरे हिसाब से बनाने चाहिए। देखिए, एक बात और है, अब आप कहेंगे कि एनसीईआरटीज़ पढ़ते हुए या किसी भी बुक्स को पढ़ते हुए नोट्स क्यों ज़रूरी है जबकि ऑप्शंस दिए रहते हैं। मैं कहूँगा मेंस के लिए ज़रूरी है। आप जब कभी भी एक बार गूगल करना कि मेंस के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें एक परीक्षा और दूसरे परीक्षा के बीच में कितना गैप होता है। कई बार आप देखेंगे कि एक ही दिन में दो परीक्षाएं ले ली जाती हैं और उसके अगले दिन में फिर से परीक्षा ले ली जाती है। जब आप मेंस का एग्ज़ाम देंगे और आपको लिखना है वहाँ पर, है ना, 3 घंटे, तो आप इस तरीके से प्रिपेयर होइए कि आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े, और उसके लिए आपको मल्टीपल रिवीजन करके जाना पड़ेगा। और ठीक एक दिन पहले आप किसी भी किताब से रिवाइज़ अगर करना चाहेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि शॉर्ट नोट्स इतने शॉर्ट होने चाहिए ताकि आप एक दिन में उसको पूरा का पूरा रिवाइज़ कर सको। अंत में, हालांकि शुरुआती दिनों में आपको टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करते करते आपको ऐसा रिवीजन या इस तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी, या इस तरीके से आपने इतना रिवीजन कर डाला होगा कि एक दिन में आप मोटा मोटा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे और एग्ज़ाम में जा कर के बैठ करके अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। तो हालांकि ये वीडियो है ना, एनसीईआरटीज़ कैसे पढ़ें उस पर थी। हालांकि हमने कुछ और भी चर्चा कर लिया, फिर भी एनसीईआरटीज़ से रिलेटेड ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और इसके साथ ही कोई और वीडियोस अगर चाहिए, है ना, कोई भी और वीडियो जो आपको लगे कि हमें मतलब जानने की आवश्यकता है आपको, या कोई प्रश्न हो आपसे, तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और इसके साथ ही हमारा जो ये चैनल है द विजन, इसको सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको
जितनी जल्दी से जल्दी हो सके हमारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।